राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो एक्ट है वो 2005 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट और जनता के बीच एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और इसका मेन एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करता है वो हमारी जनता को भी पता होना चाहिए। इस एक्ट में सबसे अहम भाग आता है अन्ना हजारे का, जो कि एक इंडियन एक्टिविस्ट है और उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और गवर्नमेंट और जनता के बीच एक ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए काफी सारे बिल्स को पास करवाने के लिए सरकार से मांग की थी। इसी के लिए उन्होंने करीबन साल 2000 में आरटीआई की भी मांग की थी, जिसके वजह से भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाए और सरकार किस तरीके से काम करता है वो सभी बातें लोगों तक भी पहुंचे। ऐसे में उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया था और तब तक उन्होंने अपना अनशन नहीं छोड़ा था जब तक आरटीआई का ये जो बिल है वो सरकार की ओर से पास नहीं हो जाता। ऐसे में आरटीआई जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फाइल तो करते हैं, लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि बहुत सारे केसेस जो है वो अभी भी पेंडिंग है, यानी कि सरकार से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में हमने कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट से बात की, तो चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर। ब्रिटिश के समय एक एविडेंस एक्ट था, सीक्रेट एविडेंस एक्ट, जिसके तहत लोगों को जानकारी नहीं दे रहे थे और भारत सरकार जब बनी तभी उन्होंने ये कानून को वैसे ही बरकरार रखा और जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जानकारी है, जो हमारे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होगा या जो गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो खर्चे की जानकारी गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत नहीं दे रही थी। तो हमारे भारत में किसान संगठनों ने इसके ऊपर बहुत सारा आंदोलन किया, बाद में अन्ना हजारे जी उतरे और फिर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो बना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर सिटीज़न को अधिकार है कि म्यूनसिपाल्टी है, गवर्नमेंट है या पब्लिक सर्वेंट है, वो किस तरह से काम करती है। आर्टिकल 51A JH ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये हमारा ड्यूटी है, हर नागरिक का ये ड्यूटी है कि हमारे देश को और अच्छा कैसे बनाएं और जो बड़े बड़े हुद्दे पे लोग बैठे हुए हैं उनके पर्दाफाश करने का हमारा कर्तव्य है। इन्फॉर्मेशन ये हमारा हक है और आपका ड्यूटी है हमारा इन्फॉर्मेशन हमको देना, क्योंकि आप हमारे नौकर हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। अब स्टेट के रूल्स थोड़े अलग अलग हैं। एक तो पहले कोई फॉर्म कहीं से नहीं लेना है, कोई भी सादा पेपर आपका फॉर्म है। कुछ राज्यों में फॉर्मेट दिया है, मतलब नमूना है कि इस तरह से एप्लीकेशन होनी चाहिए, उतना ही करने की ज़रूरत है। मोस्ट राज्यों में 10 रुपये की फ़ी होती है और मोस्ट राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर फ़ी के तौर पे चलता है, मतलब आपको जाके उस ऑफिस में देना ज़रूरी नहीं है। पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर लोग के आप अटैच कर सकते हैं। सूचना का अधिकार आपको दिलाने के लिए कानून में ये प्रावधान है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, हर ऑफिस के में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना अधिकारी होना ज़रूरी है। आपको जानने की ज़रूरत नहीं उसका नाम, डेजिग्नेशन कुछ, आप सिर्फ सूचना के अधिकार के अर्जी पे लिखिए जन माहिती अधिकारी, फलाना एड्रेस, और जहाँ पे आपको लगता है सूचना होने की संभावना है वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन आप खुद जाके दे सकते हैं, तो एक ज़ेरॉक्स कॉपी में छापा मरवा लीजिए या स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। कई जगहों पे ऑनलाइन भी अब शुरू हो गया है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप आरटीआई की एप्लीकेशन करते हैं 30 दिन के अंदर वो सूचना आपको देना है। 10 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको फ़ी नहीं देनी है, उसको फ़ी माफ़ है। सूचना अगर समझ लीजिए 100 पन्नों की है तो 2 रुपये प्रति पेज का वो चार्ज ले सकते हैं आपसे। तो चिट्ठी लिखेंगे कि भाई 2 रुपये प्रति पेज, 200 रुपये भरिए आप जी। फिर आप 200 रुपये भरेंगे, उसके बाद वो सूचना आपको मिलेगी।
सूचना नकारने का कोई अधिकार नहीं है। 30 दिन के अंदर जानकारी मिलनी चाहिए। नहीं दिया तो उस अधिकारी के ऊपर पर डे 250 की पेनल्टी लगानी चाहिए, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। दफ्तर देने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है। 30 दिन के अंदर अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो आप पहली अपील कर सकते हैं। पहला अपील ये अधिकारी सीनियर रैंक में होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। कानून का प्रावधान तो ये है कि 5 दिन के अंदर उसे राइट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है एप्लीकेशन। आप बादशाह या बेगम है, ये रिकग्नाइज करता है ये कानून, और उसको 30 दिन में आपको सूचना देनी है। जैसे मैंने कहा, अगर नहीं दिया गलत तरह से, अगर 10 एग्जम्पशंस हैं 8(1) में, उन एग्जम्पशंस में होता है तो नहीं देंगे और वो जायज़ है। आपको सोचना चाहिए कि जायज़ एग्जम्पशन अडॉप्ट किया है या नहीं। बहुत लोग गलत तरह से एग्जम्पशन कोट करते हैं, जिसके सामने पहली अपील करनी चाहिए, और अगर वो कारगर नहीं हुआ तो सेकंड अपील कमीशन में है। आपको अगर गलत आंसर देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, तो इन लोग सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ RTI इसका उल्लंघन करते हैं। दैट मीन्स दे आर डिसोबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ लॉ, एंड 166 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड का जो 166 सेक्शन है, उस माध्यम से आप उनके खिलाफ फौजदारी प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं। आइडियली ये सोचना चाहिए कि ये सूचना कौन से दफ्तर में होने की संभावना है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर फलाने वार्ड से है तो उस वार्ड के PIO को, हर दफ्तर में है PIO। और यदि कभी कुछ ऐसे विषय है जिसके लिए मुश्किल है आदमी को पता लगना कि किस दफ्तर में जाऊं, तो एक ट्रिक छोटी सी एम्प्लॉय करते हैं। चीफ मिनिस्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी भेजा जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन म्हाडा में आपने डाला है मगर वो म्यूनसिपाल्टी का है या SRA का है या पुलिस का है, तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के तहत दे विल फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड सेंड अ लेटर टू यू कि भाई हमने ये आपके फॉरवर्ड किया है, आप उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ये 2 सेक्शन सही तरह से याद में रखिए। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4, अगर म्यूनसिपाल्टी में आपने एप्लीकेशन किया है और आपको म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिलना है तो वो 5(4) ही लगेगा। मगर हमारे लोग जो है आपको दिशाभूल करते हैं और 6(3) के तहत उनको फॉरवर्ड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे करने वालों के साथ भी आप 166 IPC के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन पर फौजदारी खटला कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से आप RTI को फाइल कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको जवाब न मिले तो किस तरीके से आप उन अधिकारियों को या फिर उस डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं ताकि आपको RTI की जानकारी समय पर प्राप्त हो। अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि RTI एक्टिविस्ट को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से कुछ लोग एक RTI एक्टिविस्ट बनकर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और बहुत सारे थ्रेड्स भी दिए जाते हैं एक RTI एक्टिविस्ट को। यह सभी बातें हम सुनेंगे RTI एक्टिविस्ट के अगले भाग में। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें